बात कहती हूँ आपसे, बुरा मत मानना। दक्षिण भारत, उत्तर भारत के दो शब्द ये लोग ने रचना कर कर भारत माता के सीने को दो टुकड़े बनाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि भारत माता के मातृत्वता जो अंदर है ना, उसके कोक को जलाकर रखते हैं, स्वार्थ राजनीति कर कर। मैं आपसे एक ही बात बताती हूँ, पता है पूरे हिंदू सनातन धर्म में ऐसा एक फिलॉसफी है कि मरने से पहले एक व्यक्ति को काशी जाना चाहिए, वहां के गंगा मैया से बूंद पानी लेकर रामेश्वरम तक पहुंचकर वहां के समुद्र में डालकर उस रेती को लेकर फिर से काशी जाकर वहां पे डालना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म बार बार शायद इसी स्वार्थ और खुदगर्ज राजनीतिज्ञ आने वाले समय में आएंगे, इस सोच विचार से अब भारत को एक हर वक्त रखने के लिए बड़ी बड़ी कोशिश की है। दक्षिण और उत्तर का मतलब है स्वयं के अंदर जागृति लाना, स्वयं को बाहर की दुनिया से जागृति लाना। इतना बड़ा मतलब है दक्षिण पथ और उत्तर पथ में। भारत एक ही है, एक ही रहेगी। जो ये डीएमके हैं, ये है, वो है, ये पूरे दक्षिण में जो ठेके लेकर बैठ के रखे हुए ठेकेदार बनकर, मैं एक ही बात पूछती हूँ, आप कभी भारत के आपके राज्य से छोड़कर क्या किसी से आपने व्यापार नहीं किया है? किसी के पास से पानी नहीं लिया दूसरे राज्यों से? अरे आप तो देश को पार कर कर विदेशियों से आप व्यापार करते हैं, उनको लाकर अपने ही राज्यों में आप बड़े बड़े इमारतें लगा रहे हैं। कौन सा उत्तर भारत, कौन सा दक्षिण भारत? ये बहुत बड़ी बात आपने माधवी जी की है। माधवी जी बहुत बड़ी बात की है कि जब आदमी के प्राण निकल जाते हैं तो किस तरीके से सनातन संस्कृति में रामेश्वरम से लेकर और बनारस और इलाहाबाद के प्रयागराज तक जोड़ने की कोशिश की जाती है और अपनी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। तो जब सनातन संस्कृति में इस तरह की व्यवस्था है तो क्यों इस देश को उत्तर और दक्षिण के तौर पर तोड़ा जा रहा है और इसके पीछे किसकी साजिश है? क्या सिर्फ अपनी अपनी दुकान बनाना चाहते हैं लोग राजनीति के जरिए, अपनी अपनी रियासत बनाना चाहते हैं जो देश के लिए खतरनाक हो सकता है, भारत के लिए खतरनाक हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया माधवी जी आपका करेंगे, आपने अपनी बातों को हमारे साथ साझा किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। आज हम इस देश की तमाम नारी शक्ति जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ हैं। साध्वी जी, तमाम बातों के बीच आज एक महत्वपूर्ण बिल आने जा रहा है और यह बिल बताता है कि संसद में, देश की विधानसभाओं में किस तरीके से देश की महिलाओं को शक्ति मिलने वाली है, ताकत मिलने वाली है और वो समाज को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगी। लेकिन विपक्ष कहता है कि साहब ये खेल है, ये गलत है, परिसीमन के जरिए सरकार इसमें खेल खेलना चाहती है, महिलाओं का आरक्षण तो सिर्फ एक बहाना है। आपकी राय? नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आदि आबादी के इस अधिकार को देने के लिए, पार्लियामेंट जो देने जा रही है उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जी। मैं आज के दिन कोई राजनीति नहीं करना चाहती, फिर मैं क्योंकि एक ओबीसी आयोग की चेयरमैन हूँ और आप देख रहे होंगे कि मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ। जी बिल्कुल, आपके पीछे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऑफिस में बैठी हैं और संसद में जाने से पहले कई महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर भी कर जाएंगी, यानी कि महिलाओं का सीधा संकेत है कि देश के विकास में भागीदार बनिए। देखिए, मैं आज के दिन किसी भी दल को राजनीति नहीं करना चाहिए। यदि कांग्रेस या अन्य दल विरोध कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है प्रतिभा पाटिल जी का वो लेटर देखना चाहिए जिसमें कांग्रेस की सरकार के समय महामहिम प्रतिभा पाटिल ने ये लेटर लिखा था मनमोहन सिंह जी के लिए कि इस नारी शक्ति के अधिकार के लिए बिल लाना चाहिए। अब मैं नहीं जानती हूँ कि उनकी कमजोरी क्या थी, दिक्कत क्या थी। इस देश के अंदर महिलाओं का अधिकार तो आजादी के बाद से ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आप उस चित्र में मुझे आप देख रहे होंगे, मैं 2023 के उस पार्लियामेंट की सदस्य थी जहां मैंने बिल के पारित होने पर बटन भी दबाई थी और हर्ष भी व्यक्त किया था जी। और मैं आग्रह करना चाहती हूँ एक आयोग की अध्यक्ष होने के नाते सभी राजनीतिक पार्टियों से कि भाई देश को तुमने जो बांटने का कुचक्र रचा, अब नारियों को मत बांटो, उत्तर पश्चिम दक्षिण मत बांटो। महिला महिला होती है, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, पत्नी पत्नी होती है, दादी दादी होती है,
महिलाओं का आरक्षण ये संरक्षण है जो राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से चुन के भी आती हैं। तो ये कोई एक पार्टी का विषय नहीं है, ये आधी आबादी का विषय है, जिसमें हमारे देश की महिलाएं पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में पहुंच करके देश के कानूनों में अपना हिस्सा लेंगे, देश प्रगति पर बढ़े, देश हमारा विकसित हो, उसमें अपनी सहभागिता देंगे। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं अभी जी निरंजन ज्योति जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि पहले आप केंद्र में मंत्री रही हैं, वर्तमान में आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। एक बात की जा रही है भाई कि अगर 33% आरक्षण लागू किया जा रहा है, मायावती भी इस बात का जिक्र कर रही हैं, तमाम दूसरे नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो इसी आरक्षण में जो 33% आरक्षण है, इसी में पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हो, यह कहा जा रहा है। आपकी राय? जी आपकी आवाज निरंजना ज्योति जी नहीं आ रही है। हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, प्रयास भी करेंगे, लेकिन इन सब के बीच आपने देखा कि साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग की चेयरमैन हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इस पर राजनीति नहीं हो रही है। और आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसद में तस्वीर देख रहे हैं, उन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति 2023 की तस्वीर है। उस वक्त साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र में मंत्री थी। वो जब पास हुआ था, ये बिल पास हुआ था, तो खुद अपने हाथों से मिठाई साध्वी निरंजन ज्योति जी ने खिलाई थी। साध्वी निरंजन ज्योति जी क्योंकि संसद में खुद मौजूद भी था, तो वो तमाम तस्वीरें मुझे याद हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस आरक्षण में जो विपक्ष के नेताओं की मांग है कि इसमें पिछड़ों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान हो, इस मांग को लेकर आप क्या देखती हैं? देखिए, अभी तो सिर्फ महिला, हम आधी आबादी महिला मानते हैं जी। उन महिलाओं का संरक्षण हो, पहले तो ये आने दीजिए आप, बाद में विषय भी आ सकता है, क्योंकि हमारा संविधान, बाबा साहब का संविधान दिया हुआ, उसमें मना नहीं है। जब भी आवश्यकता होगी तो उसका संशोधन करके लागू किया जा सकता है, लेकिन पहले से ही अड़ंगेबाजी करना ये उचित नहीं है। पहले से और मैं अभी आपके द्वारा ही सुन रही थी कि तमिलनाडु में या अन्य राज्यों में काले झंडे दिखाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, और ये उत्तर पश्चिम जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे साध्वी निरंजन ज्योति जी का। उनका कहना है कि जो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश गलत है, ये कोशिश नहीं होनी चाहिए, और इससे एक नकारात्मक राजनीति के संकेत दिखाई देते हैं। भारत एक है, और भारत एक है तो उसको भारत के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष के नेता हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई यहां पर उत्तर भारत की पहले से ही सीटें ज्यादा हैं, और अगर जो नया डिलिमिटेशन हो रहा है, जो व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है, उस व्यवस्था के तहत उत्तर भारत की सीटें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और दक्षिण भारत की जो सीटें हैं वो सीटें बेहद कम हो जाएंगी। तो ऐसे में एक असमानता की स्थिति बनेगी, असमानता का वातावरण बनेगा, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। और अगर सरकार ये बिल पास करती है, सरकार इस पर आगे बढ़ती है, तो हमारा इस पर विरोध होगा। मैं आपको बता दूं कि डीएमके के नेता स्टालिन ने सरकार के खिलाफ विरोध का संकेत दिया है। इसके साथ साथ जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सभी दक्षिण भारत के जो नेता हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एक पत्र लिखा है। केरल के मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि ये गलत है। तो सारे दक्षिण भारत के राज्य इस पर एकजुट हो गए हैं, वो इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है। 96 के बाद 2010-11 और 11 के बाद 2023 और 23 के बाद 2026 में फिर से इस बिल पर एक सहमति मोहर लगाने की बात की जा रही है। असल में आपको बता दें कि सितंबर 2023 में और 21 सितंबर 2023 में 20 सितंबर और 21 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल पेश हुआ था। पेश होने के बाद ये पास भी हुआ था। उसके बाद 28
28 तारीख को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे और हस्ताक्षर करने के बाद फिर से ये बिल अटक गया। उसके पीछे का कारण ये था कि इसमें सरकार कुछ परिवर्तन, मतलब कानून तो पास हो गया है लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। लागू नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है डीलिमिटेशन। इसलिए सरकार जो डीलिमिटेशन का कानून है उसकी जो धारा है उसमें परिवर्तन करने जा रही है। डीलिमिटेशन की जो धारा आर्टिकल 82 है उसमें परिवर्तन करने जा रही है, जिसमें जनगणना के बाद परिसीमन को अनिवार्य बनाया जाता है। इसे सरकार हटाकर लचीला करने जा रही है, यानी कि 2027 की नहीं बल्कि 2011 की ही जो जनगणना है उस 2011 की जनगणना के आबादी के हिसाब से ये लागू हो जाएगा आरक्षण, और उसी आबादी के हिसाब से होगा। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जब 2027 में आप जनगणना कर रहे हैं तो फिर 2011 की जनगणना में 2029 में आप इस आरक्षण को क्यों लागू कर रहे हैं? आप जो तत्काल जो जनगणना कराने जा रहे हैं 2027 की, उसके बाद ही लागू कीजिए, उसी जनगणना पे लागू कीजिए। इसीलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और विरोध करते हुए अपनी बात कर रहा है। लेकिन 11 बजे, ठीक 11 बजे संसद में आज इस पर बहस शुरू हो जाएगी। लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, तमाम राजनीतिक दल अपनी बात रखेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे, और दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर राजनीतिक पार्टी को भी इसमें समय दिया गया है। राजनीतिक पार्टी अपनी बात रखेगी कि अगर वो उसका समर्थन कर रही है तो क्यों कर रही है, अगर वो इसका विरोध कर रही है तो क्यों कर रही हैं। लेकिन तमाम आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण लागू किया गया है, इसके साथ साथ स्थानीय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण लागू किया गया है, कई राज्यों में इसे आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन संसद में अभी तक नहीं है। साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी जी, अगर ये लागू हो गया तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि देश की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। देखिए, वो महिला जो घर चलाती है, वो महिला जो खेत में काम करती है, और आज वो महिला जब पाकिस्तान दुस्साहस दिखाता है तो महिला ही हमारे सेना का नेतृत्व करती है। तो महिला के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। यदि मैं वैदिक काल में जाऊं तो उस समय याज्ञवल्क्य और जनक के शास्त्रार्थ में यदि कोई पहुंचता है तो वो गार्गी के रूप में पहुंचती है। आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य जी के शास्त्रार्थ में, मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में यदि कोई मध्यस्थता करता है तो उभय भारती के रूप में। तो मेरे देश की महिला कभी पीछे नहीं रही। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट में, विधानसभा में उनके भागीदारी हो, वो देश के कानून बनाने में, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके, उनकी सीटें रिजर्व हो। मैं तो 5-6 चुनाव लड़के आई हूँ पुरुषों के बीच में। मैं पुरुषों की निंदा नहीं करती, पुरुषों के बिना हम चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन जब महिला के लिए सीट रिजर्व होगी वहां महिला ही चुनाव जीत करके आएगी, किसी भी दल से आएगी। तो आज के दिन मैं आयोग की अध्यक्ष होने के नाते सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करती हूँ कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें, महिलाओं के अंदर भेदभाव न डालें। आवश्यकता पड़ने पर फिर कभी इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन जब देश की महिलाओं के लिए स्वर्णिम काल शुरू हो रहा है उस समय विरोध के सुर उठना अच्छी बात नहीं है। तो जब एक बेहतर संकेत निकल कर आ रहा है तो विरोध अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भाई दक्षिण भारत से जो अलग आवाज निकल कर आ रही है, दक्षिण भारतीयों के लिए, दक्षिण भारत के जो नेता हैं उनके लिए आपका क्या संदेश? मेरा एक ही संदेश है, भारत को मत बांटो। बहुत बढ़ चुका है देश, बहुत समाज बढ़ चुका है जातियों में। अब बांटने का कुचक्र मत रचो। अब देश एक रहेगा, आज सदियों से एक रहा है। मैं उन लोगों को निवेदन करना चाहती हूँ, सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से हर मुद्दे को देखना ये अच्छी बात नहीं है। हर मुद्दे को देखना अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे साध्वी निरंजन ज्योति, बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रही हैं कि राजनीतिक दृष्टि से हर चीज़ों को देखना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये देश के विकास के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीज़ होने रही है तो अच्छे संकेत के लिए। साइना एनसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। साइना जी, एक बड़ा संकेत नारी शक्ति वंदन अधिनियम
बस सबसे कुछ देर बाद लोकसभा में शुरू हो जाएगा, इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी, आपकी राय? देखिए, सर्वप्रथम तो अभिनंदन 50% जनता को, क्योंकि 27 साल बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जो स्वयं एक है, उन्होंने ये राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और हम किसी का जगह नहीं ले रहे हैं। जो 816 सीट्स है, जहां 273 सीट्स पे महिला लड़ेगी, जीतेगी और अपने बात को रखेगी। वैसे आप देखें तो पंचायती राज में जहां 14 लाख महिला को मौका अवसर मिला, वहां वो पंचायत राज में भी 50% तक पहुंची है। अफसोस की बात यह है कि 1950 में सिर्फ 22 महिला सांसद थी, आज 2026 में 74 से 82 के ऊपर गए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी था। मैं विपक्ष को सिर्फ ये कहूंगी, आप बहाना करना बंद कीजिए, डिलिमिटेशन और सेंसस को एक बार अलग रख के, और 2029 में जब महिला लड़ के आती है वो तो कारवां चालू रहेगा, लेकिन फिलहाल जब इतिहास बन रहा है तो आप बहाना करना बंद कीजिए। और राहुल गांधी जी, जो आप पढ़े, समझे, सीखे और आज पार्लियामेंट में आप सुने आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात, तब आपको पता चलेगा कि क्यों हर एक दल समर्थन दे रहे हैं। एकनाथ जी शिंदे हमारे नेता ने हमेशा लाडकी बहन योजना को लेके 2024 से संघर्ष किया है कि महिला शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर हो, और उसी दृष्टि से आगे देखेंगे कि नारी शक्ति लोगों को आगे बढ़ने में एक अवसर दें, और खास तौर से जेंडर पैरिटी को लेके। जी, एक बात और पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस बिल में जो बात निकल कर आई है उसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत एक बड़ा मुद्दा हो गया है। उत्तर भारत के नेता, दक्षिण भारत के नेता एक साथ खड़े हुए हैं, बीच में विपक्ष में उत्तर भारत के नेता भी विरोध कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब उत्तर भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा और दक्षिण भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा सीटों का, तो देश में असमानता का वातावरण बन जाएगा। इस पर आपकी राय? में या असेंबलीज में 50% सीट्स बढ़ते हैं तो वो बाय लॉ आप देखेंगे कि तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो जो इनको इतनी आपत्ति हो रही है, वो बोलते शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भी सीट्स बढ़े हैं, ओबीसी के भी लिए हर एक पार्टी संघर्ष करते हैं कि ओबीसी उम्मीदवारों को भी मिले। तो ऐसा नहीं है कि आप जब लकूनाज इन द सिस्टम की बात करते हैं तो वो कैसे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप सॉल्व कर सकते हैं जब आप चर्चा करें, और ये 3 दिन का सत्र क्या है, ताकि अपनी बात और सरकार अपनी बात रखे। यहाँ से हट जाओ थोड़ी देर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे साइना एनसी जी का, जो विस्तार से हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। उनका कहना था कि वाकई एक आज ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। इस ऐतिहासिक दिन में एक संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, आपको संसद की तस्वीर दिखाई दे रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है। असल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 2023 की तस्वीर है, जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया था संसद में। लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जगह से इस पर सहमति लग गई थी। 20 सितंबर को लोकसभा में आया था, 21 सितंबर 2023 को यह राज्यसभा में आया था और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। बावजूद इसके ये लागू नहीं हो पाया। लागू इसलिए नहीं हो पाया था कि कुछ तकनीकी पहलू थे, कुछ अड़चन आ रही थी, इसलिए ये लागू नहीं हो पाया। इसलिए सरकार कुछ संशोधन लेके आने वाली है। संविधान संशोधन विधेयक 2026 लेकर आ रही है, परिसीमन विधेयक 2026 लेकर आ रही है, केंद्र शासित प्रदेश कानून भी 2026 लेकर आ रही है। और इसके लाने के बाद जब इसको थोड़ा सा लचीला बना लिया जाएगा तो ये लागू हो जाएगी। सरोज पांडे जो कि पूर्व सांसद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। लंबे समय तक वो संसद में मौजूद रही हैं, संसद की सदस्य रही हैं। सरोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब ये तैयार हो रहा था उस वक्त आप संसद में खुद मौजूद थी और उसकी रूपरेखा में भी आपकी भागीदारी थी। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या? ये बहुत सौभाग्य की बात है और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जी। अगर ये बिल जिसमें संविधान संशोधन करके अगर इसे अभी नहीं लाया गया होता तो ये बिल 2034 में लागू होता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसे लागू करना है
2029 में हम इसको लागू करेंगे। और अभी तक महिलाओं को लोगों ने वोटर के तौर पर देखा, नेतृत्वकर्ता के तौर पर नहीं देखा। मुझे बहुत खुशी है कि अब महिलाएं नीति निर्माता होंगी, केवल लाभार्थी नहीं होंगी। और यह अवसर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उस क्षण की साक्षी बनी, और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज हम इसको मूर्त रूप लेते हुए देख रहे हैं। जी सरोज जी, लेकिन एक बड़ी बात निकल कर आ रही है, विपक्षी पार्टियां इसमें विरोध कर रही हैं। दक्षिण भारत के नेता ये कह रहे हैं कि साहब उत्तर भारत का जो भारतीय राजनीति है उसमें उत्तर भारत का पलड़ा भारी हो जाएगा और दक्षिण भारत की बहुत कम सीटें होंगी। तो ये जो असमानता है ये पूरे भारत के लिए और दक्षिण भारत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, काले दिवस के तौर पर विरोध कर रहे हैं, हर घर में काला झंडा लगाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ये सोच उचित नहीं है जी। सबका विकास यह हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है और सबके साथ हो। तो हम, मुझे लगता है कि इस विषय पर दक्षिण इस प्रकार का भ्रम ना फैलाए, सबका साथ हो और सब लोगों को साथ लेके चले। पहले भी महिला आरक्षण बिल ऐसे बहुत सारे विषयों की बलि चढ़ गया है जी। ये बिल दोनों सदनों में जब पारित हुआ तो 2029 में लागू होगा या नहीं होगा, ये विपक्षी दलों ने भी कहा था। अब जब उसको लागू करने की बात कह रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में जब ये लागू होने जा रहा है तो इन सब विषयों को नहीं उठाना चाहिए। मुझे लगता है इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या परिवर्तन आएगा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में अगर नारी शक्ति बंधन अधिनियम या महिला आरक्षण लागू हो गया, 33% आरक्षण लागू हो गया, तो इससे परिवर्तन क्या आएगा? भारतीय राजनीति में परिवर्तन क्या आएगा? महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा? तमाम राज्य की विधानसभा और संसद में क्या परिवर्तन आएगा? जब 33% आरक्षण हो जाएगा तो विधानसभा और लोकसभा में आपको महिलाओं का बड़ा नेतृत्व दिखाई देगा। बहनों को जो ये अवसर वो हमेशा तलाशती रहती थी, ये अवसर के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, बहनों का संघर्ष कम होगा, उनको अवसर मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अब राजनीति को, जो हमारी वो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां जो राजनीति को कभी कैरियर के तौर पर लेना ही नहीं चाहती, वो राजनीति में आना ही नहीं चाहती। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तकनीकी तौर पर दक्ष बहनें हमारी आ पाएंगी। और बदलाव की दृष्टि से अगर देखा जाएगा कि जब हमारे यहाँ पर जितनी भी योजनाएं जो लागू होती हैं, ये योजनाएं अगर धरातल पर उतरती हैं, जिसमें हम जल मिशन योजना की अगर बात करें तो पंचायती राज में महिलाओं ने इसको नीचे पर सबसे बेहतरी से उतारा है। तो ये ऐसी योजनाएं, और जब बहनें होंगी तो उनको बहुत बारीक बारीक चीजें भी संवेदनशीलता के साथ वो उसे लागू कर पाएंगी। एक बड़ा अंतर दिखाई देगा। बदलाव धीरे धीरे होता है, इसलिए धीरे धीरे ये बदलाव दिखाई देगा। एक बड़े तौर पर हम मान सकते हैं कि जो हमारी देश की आधी आबादी है वो सशक्त होकर समय के साथ में मजबूती से उभरेगी। और जब 2047 में हम विकसित भारत की बात करते हैं तो यह आधी आबादी को भी सशक्त होना चाहिए। जी, और स्वाभाविक तौर पर महिलाएं आएंगी तो भ्रष्टाचार कम होता है। एक संस्था ने रिपोर्ट दी है कि भाई भ्रष्टाचार कम होगा, महिलाएं ज्यादा आएंगी तो विधानसभा में और संसद में जो अपराधी ज्यादा आ जाते हैं, कम से कम वो कम होंगी, और महिलाएं आएंगी तो सामाजिक सरोकार